कहानी की शुरुआत होती है 1941 सीरिया से। एक प्लाटून सोल्जर्स अपना इलाका तलाश कर रहे होते हैं। इनमें एक मिलिट्री मेडिक भी होता है, डोरिगो इवांस। तलाशी के दौरान उन्हें कुछ मरे हुए सिविलियंस मिलते हैं और तभी एक जिंदा बचा हुआ लड़का उनकी नजर में आता है। सोल्जर्स उसे अपने साथ ले लेते हैं। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक सोल्जर अलग होकर उस लड़के का ख्याल रखने चला जाता है। अचानक एक धमाका होता है। किसी ने लैंडमाइन पर पांव रख दिया होता है। सारे सोल्जर्स दौड़कर सोल्जर के पास जाते हैं। डोरिगो भी तुरंत दौड़कर फर्स्ट एड देता है, लेकिन वो सोल्जर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। थोड़ी दूर उनके साथी को उस छोटे लड़के की भी लाश मिल जाती है। वो भी इसी ब्लास्ट में मर जाता है। यहाँ से कहानी का सीन 1989 ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं बूढ़े हो चुके डोरिगो इवांस को, जो एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा होता है। ये इंटरव्यू उसकी आने वाली एक किताब के लिए होता है, जो उसने अपने वॉर एक्सपीरियंस पर लिखी होती है। इस किताब की तस्वीरें और इलस्ट्रेशंस उसके पुराने दोस्त और साथी हेंड्रिक्स ने बनाई हैं। सब उसे प्यार से रैबिट बुलाते थे। कैद के मुश्किल दिनों में वही उसका सबसे बड़ा सहारा था और आज उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स ही इस किताब की असली पहचान है। इंटरव्यू के दौरान जर्नलिस्ट लड़की का लहजा इतना बदतमीजी भरा होता है कि डोरिगो को और भी गुस्सा आ जाता है। जब वो जर्नलिस्ट लड़की जापानी साइड के लिए सिंपैथी दिखाती है तो डोरिगो उसे रोककर गुस्से में कहता है, बिलीव मी, तुम्हें जंग के असली चेहरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद डोरिगो की पत्नी एला उसे समझाती है कि उसे दोबारा उस जर्नलिस्ट लड़की से बात करनी चाहिए, लेकिन इस बार बिना गुस्से और इंसल्ट के, क्योंकि यह किताब की प्रमोशन के लिए जरूरी है। डोरिगो मानने को तैयार हो जाता है। शाम को जब वो अपनी मेमोरीज लिखने बैठता है तो फिर से अपने पुराने दिनों में खो जाता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक 1940 ऑस्ट्रेलिया में चली जाती है, जहां जवान डोरिगो अपने अमीर माँ बाप के घर आता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड एला भी होती है। ये वही एला है जो डोरिगो के साथ बूढ़ी हो चुकी थी। एला थोड़ी परेशान है क्योंकि वॉर का खौफ उसके दिल में बैठा है। वो डोरिगो से कहती है कि तुम इस वॉर में मत जाओ, ये वॉर हमें अलग कर देगी। डोरिगो उसे शांत करते हुए बोलता है, एला, मैं डॉक्टर ज्यादा हूँ, सोल्जर कम। मेरा फर्ज लोगों को बचाना है, न कि लड़ना। फिर डोरिगो अपने अंकल कीट मुलवाने के पब पर जाता है। अंकल ना मिलने पर उसकी मुलाकात होती है उनकी जवान वाइफ से, एमी। एमी उसे देखकर कहती है, तो तुम हो वो जवान और टैलेंटेड डॉक्टर। यहाँ कुछ दिन बाद डांस के दौरान एला से एक छोटी सी बहस होती है। डोरिगो उससे कहता है कि वो जल्द ही वॉर के लिए जा रहा है, इसलिए एला के लिए बेहतर होगा कि वो कोई और इंसान ढूंढ ले। लेकिन एला उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती और यही बात डोरिगो को मजबूर करती है कि वो उससे शादी के लिए प्रपोज कर दे। इसी दौरान एक बुक स्टोर में डोरिगो की एमी से फिर मुलाकात होती है। थोड़ी सी कैजुअल बातों में एक फ्लर्टेशन की झलक होती है। एमी उसे अपनी फेवरेट कविता दिखाती है, सिर्फ एक ही लाइन की, यू बर्न मी। कहानी फिर प्रेजेंट में वापस आती है, जहां डोरिगो के मेमोयर लिखने के दौरान फ्लैशबैक अब शिफ्ट होता है 1943 थाईलैंड में। एक फ्रेट ट्रेन जंगल के बीच से निकल रही है, जिसमें जापानी आर्मी के प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी डोरिगो और उसके साथी बंद हैं। आयरन के डब्बों में बंद ये लोग जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो खुशी से उस पानी को पीने लगते हैं। ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रैक खत्म हो चुका है। अब उन्हें पैदल घने जंगल के रास्ते चलना पड़ता है। ये लोग लाए जाते हैं एक POW कैंप में, जहां जापानी कमांडर मेजर नाकामुरा का राज होता है। कैंप का मकसद है एक रेलवे लाइन बनाना, डेथ रेलवे सम्राट के नाम पर। कैदियों को दिन रात जंगल काटना पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ गिराने होते हैं और फिर उन्हें रास्ते से भी हटाना पड़ता है। कुछ कैदियों के अंदर अभी भी उम्मीद और हौसला जिंदा है, वो पूरे जोश के साथ काम करते हैं, लेकिन दूसरे उन्हें समझाते हैं, ज्यादा ताकत मत लगाओ वरना सबके लिए काम का बोझ और बढ़ जाएगा। कभी कभी सोल्जर्स अपने मन को हल्का करने के लिए रोमियो और जूलियट जैसे नाटक परफॉर्म करते हैं, लेकिन डोरिगो कैंप के आसपास घूमता है और दूसरे ग्रुप के कैदियों को देखता है, जो भयंकर काम और हालात से थककर बिल्कुल टूट चुके होते हैं। उनके चेहरों पर अब कोई उम्मीद नहीं होती। अब कहानी वापस फ्लैशबैक 1940 में चली जाती है। डोरिगो अपने अंकल कीट के घर आता है और यहाँ एमी को जैसे पहली बार ठीक से देख रहा हो। एमी डोरिगो के अंकल कीट की वाइफ होती है। अंकल बिजी होता है तो वो अपनी वाइफ एमी और भतीजे को शहर घूमने भेज देता है। सिनेमा जाने की जगह दोनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ शराब, म्यूजिक और डांस के साथ वक्त बिताते हैं। रात को घर लौटकर भी वो दोनों बातें करते हैं और डांसिंग ड्रिंकिंग के बीच एक पल ऐसा आता है जहां सब कुछ एक फेयरवेल किस में बदल ही जाता है। लेकिन डोरिगो खुद को रोक लेता है और बाहर निकल जाता है। ओल्ड डोरिगो जब ये याद करता है तो अपने मेमोयर्स में वही लाइन लिखता है जो एमी ने कभी उसे दिखाई थी, यू बर्न मी। जल्दी ही डोरिगो को मजबूरन एक चैरिटी इवनिंग अटेंड करना पड़ता है, जो एला ने ऑर्गेनाइज की होती है। यहाँ कई बड़े गेस्ट होते हैं जो डोनेशन देने को तैयार होते हैं। उन्हीं में से एक होता है डोरिगो का मेडिकल प्रैक्टिस का कलीग
रिक मेसन, जो अपनी वाइफ लिनेट के साथ आया होता है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात सामने आती है। डोरिगो असल में अपनी वाइफ एला को चीट कर रहा होता है और उसका सीक्रेट अफेयर लिनेट के साथ काफी अरसे से चल रहा होता है। जब वो लिनेट के साथ लंच करने बैठता है तो फिर से उसके दिमाग में 1940s के दिन घूमने लगते हैं और कहानी जाती है फ्लैशबैक 1940 में। एक शाम उसके अंकल के पब में ज्यादा भीड़ हो जाती है, शराब की नदी बह रही होती है और बीच में एमी सबको एंटरटेन करने के लिए बार काउंटर पर डांस कर रही होती है। डोरिगो भी उन पलों में खो जाता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। पब से निकलते ही डोरिगो को उल्टी होने लगती है। एमी उसके पीछे बाहर आती है। फिर ये दोनों थोड़ी बात करते हैं, तभी एमी का हस्बैंड और डोरिगो का अंकल कीट आ जाता है। अंकल कीट उसे आराम करने के लिए कहता है, जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। रात को जब बार बंद हो जाता है, कीट अपने कमरे में जाता है और एमी के साथ बिस्तर गर्म करता है। डोरिगो नींद में होने के बावजूद कॉरिडोर से अंकल और एमी के बीच की आवाजें सुन लेता है। उसके दिल में एक अजीब सी जलन और दर्द उभर आता है। अगली सुबह ये तीनों एक टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद डोरिगो और एमी बीच पर वॉक करने निकलते हैं। समुंदर के किनारे एमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कल रात के लिए सॉरी। पता नहीं किस बात का ज्यादा, शायद हमारी आवाजों का या फिर इस बात का कि वो तुम्हें कॉरिडोर में हमारी आवाजें सुनते हुए लगभग पकड़ ही लेते। फिर दोनों मजाक मजाक में डांस करते हैं, समुंदर की लहरों में खेलते हैं और एक पल के लिए लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन दूर हो गई हो। लेकिन फिर डोरिगो की यादें उसे वापस खींच लाती हैं प्रेजेंट में और वो फिर से अपनी जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करता है। यहाँ वह एक पेशेंट की फाइल देख रहा होता है और तुरंत डिसाइड करता है कि ऑपरेशन करना ही होगा। अगर सर्जरी नहीं हुई तो बीमारी उसे नेचुरल मौत से पहले ही ले जाएगी। इसी दौरान रिक मेसन यानी लिनेट का हस्बैंड एला से मिलता है। वह खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि लिनेट और डोरिगो का अफेयर चल रहा है। रिक कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है एला, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को फॉलो किया था। रिक एला को कहता है कि जिस तरह तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ के साथ मजे कर रहा है, वैसे ही हम दोनों भी मजे कर सकते हैं। पर एला झट से मना कर देती है। एला डोरिगो से इतना प्यार करती है कि सब पता होने के बावजूद उसको बस डोरिगो की वाइफ बने रहना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिक अपने गुस्से के बावजूद ये फैसला करता है कि वह डोरिगो की रेप्यूटेशन या करियर को बर्बाद नहीं करेगा। पब्लिकली अडल्ट्री एक्सपोज करने का उसका कोई इरादा नहीं होता। डोरिगो और रिक के बीच अब एक नया टेंशन आ चुका है। दोनों सर्जन्स एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं और रिक को पता है कि डोरिगो उसकी वाइफ लिनेट के साथ अफेयर में है। ये बात उनके बीच एक छुपी हुई तनाव क्रिएट करती है। सिचुएशन और भी खराब तब हो जाती है जब एक एल्डरली पेशेंट का ऑपरेशन डोरिगो को करना पड़ता है। सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रिजल्ट परफेक्ट नहीं आता, लेकिन पेशेंट बची रहती है। डोरिगो अंदर से हिल गया होता है और इसी वक्त एक और पर्सनल झटका, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर वेटरन्स का ग्रैंड ओपनिंग होता है, जहां डोरिगो को स्पीच देनी होती है। लेकिन वह वहां नहीं जाता। एला को अकेले स्टेज पर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि डोरिगो उस वक्त लिनेट के साथ होता है। लिनेट उससे कहती है, डोरिगो, लोग तुमसे हमेशा एक कहानी चाहते हैं, कैप्टिविटी में इंसानियत की जीत की कहानी, लेकिन तुम तो असली सच बोलना चाहते हो ना, वो सच जो किसी को सुनना ही नहीं है। और वो सच था 1943 का POW कैंप, जहां ह्यूमिडिटी, गंदगी और बीमारियों ने इंसानों को तोड़ दिया था। डाइसेंट्री, मलेरिया, गैंग्रीन, अल्सर्स और मेडिसिन बिल्कुल नहीं। रैबिट, डोरिगो का दोस्त और फेलो प्रिजनर, अपनी जान जोखिम में डालकर उन सब डिजीज के स्केचेस एक छोटी सी नोटबुक में बना रहा था। लेकिन डोरिगो के प्रोटेस्ट के बावजूद जापानी कैंप ऑफिसर्स बीमार और थके हुए प्रिजनर्स को भी जबरदस्ती काम पर भेजते थे। माउंटेन्स तोड़ना, रॉक्स पर पिकैक्स चलाना, रेलवे ट्रैक बनवाना। मेजर नकामुरा को पता था कि प्रिजनर्स कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उसके सुपीरियर कर्नल कोटा ने ऑर्डर दिए थे, विदेशी कैदियों को डिसिप्लिन सिखाओ, अगर तेज काम नहीं करते तो मारो, और सबसे बड़ी बेइज्जती तब होगी जब प्रिजनर्स एक दूसरे को ही पीटेंगे। और वही होता था। जापानी सोल्जर्स इन्हें अपने ही साथियों को पीटने पर मजबूर करते थे। बेबस कैदी न चाहते हुए भी अपने भाइयों पर वार करने पर मजबूर हो जाते। एक प्रिजनर गुस्से में गार्ड पर पत्थर से हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे चुपके से रोक लेते ताकि गार्ड देख न ले और सब पर कहर न टूट पड़े। इधर डोरिगो बार बार नकामुरा से रिक्वेस्ट करता है, अगर तुम दवाइयां और पानी दोगे तो प्रिजनर्स ज्यादा काम करेंगे, रोड मैप जल्दी पूरा होगा। नकामुरा बस इतना कहता है, मैं देखता हूँ। सुबह के रोल कॉल में एक प्रिजनर को गार्ड इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद फिर वही एक और दिन खदान का नरक।
रैबिट अपने स्केचेस बनाता रहता है और डोरिगो घायलों का इलाज करता है। अपने जूनियर रेनबो को समझाता है सड़े हुए जख्मों से कीड़े मत निकालना, ये डेड फ्लैश खाते हैं और गैंग्रीन फैलने से रोक रहे हैं। फिर एक दिन कर्नल कोटा और मेजर नकामुरा जापान के मिशन पर बात करते हैं, यूरोप के खिलाफ उनकी भूमिका और डिसिप्लिन की असली तलवार। कन्वर्सेशन खत्म होता है एक डरावने डिमॉन्स्ट्रेशन से। कोटा एक प्रिजनर को घसीट कर लाता है और उसे घुटनों पर बिठाता है। वो नकामुरा को समझाता है तलवार से गर्दन परफेक्ट तरीके से एक ही वार में कैसे काटी जाती है, ये सिर्फ थ्योरी है। कोटा अपनी तलवार निकालता है, शराब से उसे साफ करता है और स्टांस लेता है। पूरा कैंप खामोश खड़ा होता है, चिल्लाना चाहता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। प्रिजनर अपनी आंखें बंद करता है और जोर से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। कर्नल कोटा को गुस्सा आता है गोरे आदमी की अनब्रोकन स्पिरिट देखकर। एक तेज झटके में वो तलवार नीचे ला देता है और सिर धड़ से अलग हो जाता है। शैकल्स में पड़े प्रिजनर्स ये मंजर देखकर सो नहीं पाते। वो एक दूसरे से कहते हैं कोई गाना गाओ ताकि अंधेरों में थोड़ी तसल्ली मिले। गाने की धुन में डोरिगो की सोच फिर से उस दिन चली जाती है जब वो और एमी समुद्र में खेल रहे थे। जब दोनों पानी से बाहर आए उनके कपड़े गीले हो चुके थे। घर की तरफ चलते हुए एमी का पैर एक कांटे वाली तार से लग जाता है और उसके पांव से खून निकलने लगता है। डोरिगो ने उसका जख्म देखा और देखते ही देखते अपने जज्बात पर काबू न रख पाया। वो एमी के जख्म को चूमने लग गया। कुछ पल के लिए एमी भी बह गई लेकिन फिर चुपचाप पीछे हट गई। और इस सीन के बाद कहानी फिर थाई कैप्टिविटी में वापस आती है, जहां डोरिगो एक पेशेंट को देखता है जिसका पैर पहले ही कटा हुआ था लेकिन गैंग्रीन फैल रहा था। दोबारा ऑन ऑपरेशन जरूरी था। तैयारी के लिए कॉमरेड्स किचन से एक पुरानी आरी ले आते हैं हड्डी काटने के लिए। पेशेंट को कस के बांध देते हैं। कोई एनेस्थीसिया नहीं, सब कुछ पुराने तरीके से करना होगा। जैसे ही पहली कट सॉफ्ट टिश्यू पर पड़ती है पेशेंट दर्द के शॉक से बेहोश हो जाता है। अब मेडिकल टीम को मौका मिलता है। मसल्स काटे जाते हैं, बोन कट होती है, रेनबो स्टिचेस डालता है और फिर तभी पेशेंट होश में आता है तो सब खुशी से भर जाते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक आर्टरी से खून बहने लगता है। सब रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। पेशेंट ब्लड लॉस से मर जाता है। इस ट्रेजेडी के बावजूद प्रिजनर्स डोरिगो को इज्जत देते हैं। वो जापानीज से चुराए हुए खाने के डेलिकेसीज उसके पास लाते हैं लेकिन डोरिगो उन्हें रोक देता है और कहता है ये सब अस्पताल ले जाओ और वहाँ के मरीजों में बांटो। अब यहाँ बुद्धा हो चुका डोरिगो एक मेडिकल एथिक्स कमीशन के सामने खड़ा है। किसी ने उस पर इल्जाम लगाया है कि उसने पेशेंट की मर्जी के बिना ट्यूमर हटा दिया। उसे अंदाजा है कि इस सब के पीछे उसका कलीग रिक मेसन है। एक और ऑपरेशन के बाद डोरिगो रिक से कहता है मुझे गद्दारों से नफरत है, पर वो चुप रहता है इस बात पर कि वो रिक की वाइफ के साथ सो रहा है ताकि खुद को हिपोक्रेट न बनाए। लाइनेट के साथ बिस्तर पर लेटे हुए डोरिगो की यादें फिर से लौट आती हैं। एक दिन जब वह अपने अंकल और एमी के साथ समुद्र पर केकड़े पकड़ने गया था, वो दिन बेहद खूबसूरत था। किट के साथ बातें चल रही थीं और एमी थोड़ी दूर चुपचाप बैठी थी। शैलो पानी में खेलते हुए तीनों वापस घर आए, हाथ में पकड़ा हुआ कैच लेकर। उसी पल एमी ने डोरिगो से पूछा तुम क्या चाहते हो? मेरे पति कीट के साथ दोस्ती करके तुम्हें क्या हासिल करना है? असल में एमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डोरिगो उसके पति और अपने अंकल कीट के साथ इतना क्लोज हो। अब यहाँ 1989 में एक जापानी डेलीगेशन डोरिगो से मिलने आता है। वे उसे बाशो की कविताओं का एक कलेक्शन देते हैं और माफी मांगते हैं कि उसे कभी जापानी कैप्टिविटी झेलनी पड़ी। ये मुलाकात एक और फ्लैशबैक जगाती है। क्वारी में सुबह से शाम तक लगातार काम करना, लेकिन डॉक्टर होने की वजह से डोरिगो शारीरिक काम से बचा हुआ था। वो पेशेंट्स का ख्याल रखता और असिस्टेंट्स को गाइड करता। थोड़ी देर बाद कॉमरेड्स नोटिस करते हैं कि रैबिट बीमार है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां डोरिगो उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। दोनों जानते हैं चांस बहुत ही कम है। मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश बस इतनी थी कि वो अपनी ड्राइंग पूरी कर पाए। डोरिगो मेजर के पास जाता है और थोड़ी सी दवा मांगता है। उसका कहना है कि अगर वर्कर्स कम मरेंगे तो रोड जल्दी बनेगी। लेकिन जवाब में मेजर नाकामुरा एक कहानी सुनाता है जापानी कवि बाशो की। बाशो अपनी कविताओं में जापानी आत्मा शक्ति का जिक्र करता था। नाकामुरा कहता है इसी स्पिरिट के दम पर ये रेलवे रोड बनेगी जैसे ब्रिटिश एम्पायर बनी थी। सोचो, ब्रिटेन ने अपना एम्पायर दुनिया भर में फैलाया, ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन वो एम्पायर सिर्फ अपने लोगों के दम पर नहीं बना था। उसके नीचे उन लाखों करोड़ों लोगों की हड्डियां हैं जिन्हें कभी सिटीजन माना ही नहीं गया। अफ्रीका के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, एशिया के गुलाम, उन्हीं की कुर्बानियों पर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ। और आज वही काम तुम प्रिजनर्स करोगे, अपनी हड्डियों और खून से जापान का रेलवे रोड बनाने के लिए।
थाईलैंड में जब रैबिट मर गया तो डोरिगो ने उसका ड्राइंग्स वाला एल्बम अपने पास रख लिया। शाम को वो और उसके साथी उसकी बॉडी उठाकर चैपल ले जाते हैं जहां उसका सेरेमोनियल फ्यूनरल बर्निंग होता है। 1940s के दौर में डोरिगो अपने फॉरबिडन लव अफेयर का पूरा मजा ले रहा था। इसी दौरान एमी अपने प्रेमी से कन्फेस करती है कि एक बार वो अपने पति से प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन सीक्रेटली अबॉर्शन करवा लिया और अपने पति को बोला कि डॉक्टर ने अबॉर्शन रिकमेंड किया था। अंकल अपने भतीजे को खेतों में ले जाता है अपनी खरीदी हुई जमीन दिखाने। उसका प्लान था यहाँ अपनी वाइफ एमी के लिए एक घर बनाने का, एक शांत और खूबसूरत जगह। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके भतीजे और पत्नी के बीच सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जबकि दोनों बहुत ज्यादा वक्त एक साथ गुजार रहे थे। एक बार में डोरिगो एमी को कॉन्फेस करता है कि उसकी छुट्टी खत्म हो रही है। कुछ दिनों बाद उसे और बाकी सोल्जर्स को पैसिफिक ओशन वॉर में भेज दिया जाएगा। 3 दिन बाद बुधवार को मैं चला जाऊंगा, वो कहता है। ये न्यूज सुनकर एमी गुस्से में एक प्लेट तोड़ देती है। कीट नोटिस करता है लेकिन इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद वो सब नेबर्स के घर जाते हैं, कार्ड्स खेलने, ड्रिंक करने, बातें करने। कन्वर्सेशन के दौरान होस्टेस एक म्यूचुअल एक्वेंटेंस के बारे में गॉसिप करती है जो चीट हो गया था। एमी तुरंत उस लेडी की तरफ से बोल पड़ती है कहकर कि सब कुछ एक सडन लव अफेयर था। ये बात कीथ की नजर से बचती नहीं। घर लौटते वक्त वो कार स्लो करता है और एमी से रिलेशनशिप क्लियर करना चाहता है। कीथ फाइनली कन्फेस करता है कि उसे अंदाजा था अपनी वाइफ और नेफ्यू के अफेयर के बारे में, लेकिन अब वो चाहता था कि एमी खुद सच बोले। एमी आखिर तक झूठ बोलती है, सब डिनाई करती है और इसी डिनायल के साथ वो इनडायरेक्टली ये कन्फेस कर देती है कि अब वो एक ओबीडियंट वाइफ बनकर रहेगी। बाद में एमी डोरिगो को फोन करके रिलेशनशिप तोड़ देती है। उन दोनों के रास्ते अलग हैं, कस्में अलग हैं और फ्यूचर भी अलग है। उस वक्त डोरिगो एक पार्टी में होता है फायरवर्क्स के साथ जो एला के रिच पेरेंट्स ने अरेंज की है। वो लोग चाहते हैं कि डोरिगो वॉर से बचे, लेकिन डोरिगो पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है। उसे किसी के दामाद या फ्यूचर फादर इन लॉ बनना ही नहीं है। ओल्ड डोरिगो ये सब याद करता है उस सुबह जब एला खुद उससे कन्फेस करती है कि वो उसकी बिट्रेयल के बारे में जानती है। रिक ने सब कुछ बता दिया था। एला कहती है कि वो रात अपनी एक दोस्त के घर स्पेंड करेगी। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डोरिगो को याद आता है जब उसे एक सीक्रेट लेटर मिला था जो उसके नाम पर था। पता नहीं कॉमरेड्स ने कैसे उसे पहुंचाया, लेकिन उस वक्त उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं था क्योंकि मेजर नाकामुरा ने उसे बुलाया होता है। मेजर की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ड्रग्स ले रहा था जो सो कॉल्ड फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाते हैं। डोरिगो प्लेन में दिखाता है कि कंडीशन सिर्फ खराब ही होगी। उसके कहने पर जापानीज को असली मेडिकल केयर चाहिए, न कि सिर्फ बार्ब्ड वायर और दिखावा। सुबह प्रिजनर्स को फिर से काम पर भेजा जाता है। कैंप से टनल तक का रास्ता आसान नहीं था। डोरिगो का दोस्त फ्रैंक जो डिटैचमेंट का हेड बनाया गया था, माउंटेन रिवर के पत्थर पर गिरकर अपना पैर इंजर्ड कर लेता है। चलने के लायक ना होने पर वो कुछ लोगों के पास रुक जाता है और मेंटली तैयार हो जाता है कि जापानी उसे मार डालेंगे। जब कर्नल कोटा वहां पहुंचता है, फ्रैंक डेथ के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन सरप्राइजिंग चीज होती है। कर्नल उसे हॉस्पिटल भेजने का ऑर्डर देता है। कर्नल एक्सकवेशन साइट पर मेजर को नया टास्क देता है। 100 और लोग बॉर्डर साइट पर भेजने हैं। नाकामुरा आर्ग्यू करता है कि लोग कमजोर हैं और रास्ते में मर जाएंगे, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसे वार्न करता है कि एम्परर के सामने अपनी इज्जत खराब मत करना। फ्रैंक जब इंजर्ड लेग के साथ कैंप की तरफ क्रॉल करके लौट रहा होता है तो उसे 2 कॉमरेड्स मिलते हैं जो काम से बचकर स्लिप कर गए थे। मेजर को रिपोर्ट होती है कि 2 लोग मिसिंग हैं, इंजर्ड के अलावा। अपना फेस बचाने के लिए नाकामुरा ऑर्डर देता है कि सबके सामने कल्प्रिट्स को पनिश किया जाए। जब फ्रैंक हॉस्पिटल पहुंचता है, डोरिगो उसे उठाकर ले आता है और उसके जख्म ट्रीट करने लगता है। जब वो बाहर जाता है तो उस वक्त गार्ड आकर फ्रैंक को जख्मी हालत में ले जाते हैं। मेजर फिर ऑन ऑर्डर देता है कि सीनियर डिटैचमेंट लीडर से पूछा जाए कि उसने अपने कौन से आदमी को मारा। जब वर्कर्स कॉन्फेस नहीं करते, गार्ड उस सीनियर को मारना शुरू कर देता है। डोरिगो नाकामुरा से भीख मांगता है कि फ्रैंक को छोड़ दो, लेकिन मेजर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। फ्रैंक की टूटी हड्डियों को और तोड़ दिया जाता है, फिर उसे स्टिक्स से दोबारा मारा जाता है। पहले वो जोर से चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे सिर्फ कराहता है अपने साइलेंट कॉमरेड्स के सामने। जब वो ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है, गार्ड्स थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन मेजर खुद एक और भी हैवी स्टिक उठाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है। इंटरोगेशन रोकने का कोई ऑर्डर नहीं आया। ग्रोमिला उसके बॉडी को तब तक मारता रहता है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। बाकी प्रिजनर्स को सुला दिया जाता है। उनके कान सिर्फ एक ही आवाज सुनते हैं, मार और एक इंसान की कमजोर कराह। जब बारिश शुरू होती है, वो बेचारा फाइनली एक पडल में डूबकर सुकून पाता है। उसने अपने टॉर्चर्स को कुछ भी कॉन्फेस नहीं किया। जापानी उसके बॉडी को छोड़ देते हैं। डोरिगो उसके कॉर्प्स को वॉश करता है और फिर सुबह वो लेटर खोलता है जो उसे पहले मिला था। उसमें
उसमें एक न्यूज़पेपर नोट था, अंकल कीट और एमी दोनों मर गए थे। पूरी सीरीज देखने में इतना दुख कहीं नहीं हुआ जितना दुख मुझे एमी की मौत की खबर पर हुआ। डोरिगो को याद आता है वो लम्हा जब सनसेट के नीचे उसने एमी को गले लगाया था, और अब बस मेमोरीज ही उसके पास बची है, और शायद हमारे पास भी। इसी वक्त मेजर डोरिगो को एक नया ऑर्डर देता है। 100 लोगों को लेकर बॉर्डर साइड तक जाना है, जो कैंप से 100 किलोमीटर दूर है। डोरिगो प्लीड करता है वहां भेजना मतलब इन सबको मौत देना है। मेजर कहता है इसीलिए तुम्हें खुद सिलेक्ट करना होगा, और अपने ऑर्डर को रीइंफोर्स करने के लिए उसे कुछ ब्लोज भी देता है। डोरिगो और उसका कॉमरेड मजबूरी में वही प्रिजनर्स चुनते हैं जिनके पैरों में अभी भी जूते बचे थे, ताकि उनके लिए चलना थोड़ा आसान हो। जब वह रैंक्स के बीच से गुजरता है और एक एक करके 100 लोग सिलेक्ट करता है, प्रिजनर्स उसे अलविदा कहते हैं, जानते हुए कि ये जर्नी एक वन वे टिकट है मौत की तरफ। लेकिन फिर भी उनके होंठों पर कोई कंप्लेंट नहीं होती, सिर्फ चुप गुड बाय। डोरिगो का गिल्ट उनके चेहरों से चिपक जाता है। यही वो यादें हैं जो उसके नाइटमेयर्स बन जाती हैं। उन्हीं नाइट्स में लिनेट विटनेस बनती है डोरिगो के नाइटमेयर्स की। वो फाइनली कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट से अब और नहीं बचा सकती, हमें अलग होना होगा। थाईलैंड में जापानीज प्रिजनर्स को काम पर लगाकर थाई बर्मीज रेलवे बनाते हैं। 415 किलोमीटर लंबी सेरेमोनियल ओपनिंग होती है, जहां कर्नल कोटा खुद लास्ट नेल हैमर करता है। सोलम म्यूजिक के साथ पहला स्टीम लोकोमोटिव ट्रैक पर लॉन्च होता है। लेकिन मेजर नाकामुरा, जो ना तो इस मोमेंट का ग्रेटनेस झेल पाता है और ना ही अपनी ड्रग विथड्रॉवल को, पब्लिक में गिरकर बेहोश हो जाता है। काउंसिल ऑफ एथिक्स डिसाइड करती है कि डोरिगो ने कोई भी रूल्स वायलेट नहीं किए थे, इसलिए वो वापस अपने घर जा सकते हैं। जब डोरिगो घर वापस आता है, उसे याद आता है कैसे उसने वॉर के बाद एली से शादी की थी। फिर वो अपने सर्वाइविंग कैप्टिव फ्रेंड्स के साथ बार में जाकर पीता है। बाद में वो एक फिश स्टोर जाता है, एक्वेरियम में बंद मछलियों को जो मौत का वेट कर रही होती हैं, वो आजाद करता है और ओशन में रिलीज कर देता है। ये डोरिगो फ्रैंक के लिए करता है। उसका मरने से पहले ये सपना था जो उसने डोरिगो से शेयर किया था। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 1946 में। सिंगापुर में गार्ड जिसने फ्रैंक को मारा था, उसे मिलिट्री क्राइम का दोषी साबित करके हैंगिंग से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन जापान में मेजर नाकामुरा को जस्टिस से फ्री कर दिया जाता है। 2 गार्ड्स तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन नाकामुरा भी इस केस का वांटेड होता है। रूइंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग के शहरों को देखते हुए वो कर्नल कोटा की तलाश में कंट्री साइड पहुंचता है। वहां दोनों बैठकर बात करते हैं रिबेलियन के फेयरनेस पर। कर्नल कहता है ये सब सिर्फ मिलिट्री लॉसेस थे, लेकिन मेजर गहराई से मानता है कि ये सिर्फ लॉसेस नहीं थे, कुछ और भी था। डोरिगो रैबिट के दोस्त की विडो से मिलता है और उसे एक एल्बम देता है जिसमें उसकी ड्राइंग्स होती हैं। यही वो ड्राइंग्स थे जो बाद में डोरिगो की बुक और 1989 की एग्जीबिशन का फाउंडेशन बने। अगली सुबह डोरिगो अपनी वाइफ एला के साथ सब कुछ ठीक करता है। एला कन्फेस करती है कि पूरी जिंदगी उसे लगता था कि उसके हस्बैंड के लिए वो एमी के बाद हमेशा नंबर 2 थी। डोरिगो उससे कहता है कि एक दफा उसने ड्रीम देखा था जिसमें वो भीड़ में एमी को देखता है, लेकिन शायद ये कभी सच नहीं था। दोनों मिलकर एग्जीबिशन की ओपनिंग पर जाते हैं, एक एग्जीबिशन जो जापानीज कैप्टिविटी के हॉरर्स को डेडिकेट की गई है। डोरिगो स्टेज पर खड़ा होकर एक स्पीच देता है। वो कहता है हमने सिर्फ अपने कॉमरेड्स नहीं खोए, हमने अपनी रूह के हिस्सों को भी खो दिया। उसकी नजर के सामने मेहमान नहीं, बल्कि उसके वो कॉमरेड्स खड़े होते हैं जो कर्स्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन में मर गए थे। ओपनिंग के बाद एला उससे एक सीक्रेट रिवील करती है। वो कहती है एक दफा एमी हमारे घर आई थी जब हम शादीशुदा थे और हमारा एक बच्चा भी था। मैंने ये बात कभी तुम्हें नहीं बताई। डोरिगो जवाब देता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर वापस आते हुए डोरिगो को वो पल याद आता है जब कैप्टिविटी से लौटने के बाद उसने भीड़ में एक फ्लीटिंग विजन देखा था, एक चेहरा जो एमी जैसा था, जो उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से सामने आया था। इन्हीं ख्यालों में डिस्ट्रैक्ट होते हुए डोरिगो एक इंटरसेक्शन पर गाड़ी मोड़ता है। साइड से आती कार से बचने के लिए स्टीयरिंग व्हील घुमाता है और गाड़ी रोड पर रोल हो जाती है। डोरिगो खिड़की से गिर जाता है। बारिश में जमीन पर पड़ा हुआ अपनी लास्ट फेडिंग ब्रेथ्स में वो अपने आप को फिर से थाई जंगल में महसूस करता है, वही जंगल जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे साल गुजारे थे। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।